यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेटनरी मेडिसिन पेपर 2 के बारे में, जो कि 2022 का पेपर है। इसमें 3 यूनिट आएंगी, यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम फिलिप से बात करेंगे। तो फर्स्ट है नेचुरल होस्ट एंड मेन रिजर्वायर ऑफ ऑर्गन्स की डिजीज़। तो ये ऑर्गन्स की डिजीज़ का जो मेन होस्ट होता है, रिजर्वायर और नेचुरल होस्ट होता है स्वाइन। फिर है मैलिग्नेंट न्यूप्लेशिया ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम इन कैटल इज फाउंड इन। तो ये लेप्टोस्पायरा में फाउंड होता है। फिर देर आर टोटल ऑफ 7 सीरोटाइप ऑफ द एफएमडी वायरस इन द वर्ल्ड। दीज आर OAC, SAT1, SAT2, SAT3 और एशिया 1। फिर ब्लू आई कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड इन ICH इन डॉग्स, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस। फिर डैश इन एपोविज्म आर पैथोग्नोमिक लेजेंस इन ट्रॉपिकल थैलेरोसिस इन कैटल। तो ये है पंच्ड अल्सर्स। फिर है हमारा लोकलाइजेशन ऑफ ILT वायरस इन ट्राइजेमिनल गैंग्लियन इज़ द मेन साइट फॉर इट्स। ये साइटोलाइटिक फेज होती है, ठीक है। इन्फेक्शियस लैरिंजियोट्रैकाइटिस के अंदर ये जो है लोकलाइजेशन होता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के अंदर। फिर लैक ऑफ क्रॉस स्ट्राइशंस विद एनलार्ज नर्व्स इन पोल्ट्री आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये कैरेक्टरिस्टिक है मैरक्स डिजीज़ की। फिर सोडियम आयोडाइड 10% सॉल्यूशन कितना देते हैं 1 ग्राम पर 12 kg बॉडी वेट के हिसाब से हम कैटल के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं अगेंस्ट द एक्टिनोबैसिलोसिस। और जो एंथ्रेक्स के डिटेक्शन के लिए हाइड और टिश्यूज़ का टेस्ट के अंदर यूज़ किया जाता है वो है एस्कॉलिस टेस्ट। फिर बाइपोलर जो स्टेन रॉड्स होते हैं वो ऑब्जर्व किस में होता है, वो HS में ऑब्जर्व होते हैं। फिर स्ट्रॉस रिएक्शन जो होती है वो जनरली किसके डायग्नोसिस के लिए होती है, तो वो ग्लैंडर्स के डायग्नोसिस के लिए होती है। सल्फा ट्राइमेथोप्रिम कॉम्बिनेशन जो है वो 15 to 30 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से IM दिया जाता है फॉर 5 days। ये रिकमेंडेड है टू ट्रीट बफेलो सफरिंग फ्रॉम हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। फिर हमारा डैश इज अ सीक्वल ऑफ कैनाइन डिस्टेम्पर इन डॉग्स कैरेक्टराइज्ड बाय फेशियल और लेग मसल ट्विचिंग। तो ये कोरिया एक कैनाइन डिस्टेम्पर का सीक्वल है। फिर कैंडिडा एल्बिकन्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है एस्पार्टिक प्रोटीनेस। फिर हमारा इमिडोकार्ब जो होती है वो ट्रीटमेंट के बवेशियोसिस के अंदर कितनी ली जाती है, तो 1 to 2 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। फिर है जो डॉक्यूमेंट है जो कंपेल करे अटेंडेंस ऑफ द विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर द पेनल्टी, तो वो है समन, ठीक है। फिर है वेलफेयर बोर्ड जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, उसके कितने मेंबर है, तो 28 मेंबर है। और जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था 1984 में। और जो एनिमल बिहेवियर एक्सप्रेशन है इन रेस्पॉन्स टू एडवर्स सिचुएशन इज टर्म्ड एज, उसे स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। फिर CPCSCA अलाउज द यूज़ ऑफ एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंटेशन अंडर द कंडीशन नेमली तो इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, ठीक है, IAEC। तो MCQ की बात करता है। सबसे पहला है ऑर्डर ऑफ ससेप्टेबिलिटी, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है HS के इन एनिमल्स के अंदर। तो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होता है बफेलो, फिर होता है कैटल, देन आता है हॉर्स और फिर लास्ट में होता है शीप, ठीक है। ये ऑर्डर हमें याद रखना है, बफेलो, कैटल, हॉर्स एंड शीप। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया इन एनाप्लाज्मोसिस, तो हिमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू द इंटर एरिथ्रोसाइटिक डिफेक्ट्स, ठीक है, ये टाइप ऑफ एनीमिया होता है। फिर हमारी बात करें वेजिटेटिव एंडोकार्डाइटिस जो होता है मेन लेजिन किसका है, तो स्वाइन रेसिपेल्स का है। फिर हमारा फेशियल पैरालिसिस जो होता है विद ड्रॉपिंग ईयर, डेविएटेड मसल और लोअर आईलिड इन द शीप, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये लिस्टीरियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर अपन बात करें हीमोग्लोबिन यूरिया जो होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, एक्सेप्ट, ठीक है। तो जो बवेशिया, रेड वाटर डिजीज़ और लेप्टोस्पायरा, इन तीनों में हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, पर एंटेरोटॉक्सी में हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं होता। फिर विच इज़ नॉट सिनोनिम ऑफ लेप्टोस्पायरा, तो वील्स डिजीज़ है सिनोनिम, ठीक है। स्टडगार्ड डिजीज़ भी सिनोनिम है और स्विमर्स डिजीज़ भी सिनोनिम है। तो साइलेज डिजीज़ जो है वो सिनोनिम नहीं है, वो है लिस्टीरिया का। फिर ब्रुसेला अबॉर्टस जो होता है वो कब उसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, तो ऑफकोर्स उसे एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए, पर इतना भी CO2 नहीं चाहिए। तो 5 to 10% CO2 इज सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रुसेला अबॉर्टस। फिर पेनिसिलिन किसके ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ये BQ की भी है, स्ट्रेंगल्स की भी है, साइन रेसिपेल्स की भी है, तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर फॉलोइंग इज द ऑल्सो नोन एज पर्स डिजीज़, पर्ल डिजीज़ किसे बोलते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं। फिर वाइट साइड टेस्ट किसके केस में किया जाता है, तो मेस्टाइटिस के केस में। फिर क्यूब फीवर जो होता है वो ट्रांसमिट किससे होता है, तो इनहेलेशन, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, मिल्क, ऑल ऑफ द अबव में। फिर सुडोकाउपॉक्स जो होता है मिलर्स नोड्यूल, वो किससे होता है, तो वो पैरापॉक्स से होता है। फिर बोवाइन वायरस डायरिया जो है इज क्लोजली रिलेटेड टू द वायरस कॉजिंग
जो हॉक कोलेरा वायरस होता है उसके क्लोजली रिलेटेड होता है। फिर हमारा स्टिलबामिडीन टेस्ट जो होता है वो किसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो हम ट्रिपेनोसोमोसिस के डायग्नोसिस के लिए स्टिलबामिडीन टेस्ट यूज़ करते हैं। फिर स्टॉर्च टेस्ट जो है वो किसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो एडल्ट्रेशन जो होता है ना हीटेड मिल्क के अंदर, उसको चेक करने के लिए स्टॉर्च टेस्ट यूज़ होता है। फिर गोट पॉक्स वायरस जो होता है वो इन्फेक्ट करता है, वो दोनों को करता है, शीप को भी करता है और गोट को भी करता है। फिर हमारी बात करें एज रिगार्ड्स ऑफ ससेप्टेबिलिटी टू रेबीज इन एनिमल्स इज कंसर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज एज दी एज इंक्रीजेज। ये रेबीज़ जो है ना, ये इसके अंदर कोई भी ससेप्टेबिलिटी का डिफरेंस नहीं होता, रिलेशन एज के रिलेटेड नहीं होता। अगर वो साइट के हिसाब से होता है कि कहाँ काटा है उसके हिसाब से उसका इंक्यूबेशन पीरियड आगे पीछे हो सकता है, पर एज के हिसाब से उसकी ससेप्टेबिलिटी नहीं है रेबीज़ की। तो आंसर जाएगा फोर्थ। फिर है परजुरी जो है वो किसके लॉ के अंदर पनिश, आईपीसी सेक्शन के अंदर पनिशेबल है, वो 193। फिर हमारा जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, इक्विटी एंड कोड ऑफ एथिक्स फॉर वेटनरी प्रैक्टिशनर्स, रेगुलेशन कम इनटू फोर्स इन द ईयर। तो ये 1994 में फोर्स पे आया था वीसीआई के तहत। फिर हमारे बात करें द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंसीज इन्वॉल्विंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन लाइवस्टॉक आर, तो प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड कोऑर्डिनेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर हम बात करते हैं डिफाइंस की। तो डिफाइंस में सबसे पहला है कि पैराट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो डेवलप होता है कैटल लेस देन 2 ईयर ओल्ड में। रेयरली क्यों होता है, वाई? तो यंग एनिमल्स जो है आप जानते हैं कि वो लेस फीड खाते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया एंटर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और वो इतने नहीं होते कि वो डिजीज़ प्रोड्यूस कर दे, क्लिनिकल साइंस प्रोड्यूस कर दे, क्योंकि उसकी ब्रीडिंग है, जो फीडिंग हैबिट होती है वो डाइवर्स होती है। तो बैक्टीरिया जो ग्रो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एडल्ट में, जबकि एनिमल्स जो स्मॉल होता है उसमें क्या होता है, यंग एज में उनकी फीडिंग हैबिट इतनी डाइवर्स नहीं होती। फिर नेक्स्ट बात करें कॉगिन्स टेस्ट। तो कॉगिन्स टेस्ट एक तरह का ब्लड टेस्ट है जो कि यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ फॉर इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, पोटेंशियली फेटल डिजीज है विद नो करंट ट्रीटमेंट अवेलेबल। टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन इफ हॉर्स इज कैरियर ऑफ EAI और नॉट। ठीक है। फिर हमारा है राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। तो एविडेंसेस जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंस वो एविडेंस होता है जो सुना, देखा और परसीव किया गया है कोई भी इवेंट को, उसको कोई बताता है। और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं उसमें आते हैं सर्टिफिकेट्स, वेटरोलीगल रिपोर्ट जो वेटनेरियन जारी करता है, और एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिबिट्स। फिर राइट सेलेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन द एक्टिन ऑफ बेसिलोसिस एंड माइकोसिस इन काउस। तो जो बेसिलोसिस है उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और जो माइकोसिस है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और बेसिलोसिस के अंदर को वुडन टंग भी बोलते हैं उसको, माइकोसिस वाले को जो है लंपी जॉ भी बोलते हैं। ग्रैनुलोमेटस लेजेंस होते हैं टंग पे, और उसके अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने को मिलता है मैंडिबल पे। और जो स्मॉल सल्फर ग्रैन्यूल्स मिलते हैं बेसिलोसिस में, जबकि लार्ज सल्फर ग्रैन्यूल्स मिलते हैं किसमें, माइकोसिस में। फिर अपन बात करते हैं वेरियस डायग्नोसिस टेस्ट फॉर द ब्रुसेलोसिस इन द बोवाइंस। तो सबसे पहले RBBT, अबॉर्टस, बंगाल रिंग टेस्ट, ठीक है, और बिंग और हर्ट स्क्रीनिंग, रेविनॉल या मर्केप्टो इथेनॉल टेस्ट, या फिर कार्ड टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। तो ये सारे वेरियस टेस्ट हैं। फिर अपन बात करते हैं ड्राई काउ थेरेपी के बारे में। तो ड्राई काउ थेरेपी इज़ एन इफेक्टिव टूल इन कम्बैक्टिंग मेस्टाइटिस इन डेयरी कैटल। ये इट इज़ द इंट्रामेमरी एंटीबायोटिक थेरेपी इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट मिल्किंग ऑफ द लैक्टेशन, हम इसको देते हैं, ठीक है। फिर हमारी बात करें जो वाइट ईटोलॉजी एंड क्लिनिकल साइन ऑफ ब्रोडर्स निमोनिया। तो ईटोलॉजी जो है ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और एस्परजिलस फ्लेवस से दोनों से होता है, और इसमें क्लिनिकल साइंस आते हैं अफेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वाइट और ग्रे मल्टीपल ग्रैनुलोमेटस नोडुल बन जाते हैं लंग्स में, और सॉसेज शेप लेजेंस बन जाते हैं लंग्स में विद थिकनिंग ऑफ द एयर सैक। अब बात करें रिंडरपेस्ट वैक्सीन जो होती है वो कैन बी यूज टू मीन्स प्रोटेक्ट द शीप एंड गोट फ्रॉम PPR ऑल्सो। सो हाउ द रिंडरपेस्ट वैक्सीन वर्क अगेंस्ट द sheep and goats from PPR? Because the rinderpest and PPR both are caused by the same virus, morbillivirus. That's why they both can be cured by the rinderpest vaccine. फिर बात करें राइट ट्रीटमेंट ऑफ कोक्सीडियोसिस इन पोल्ट्री। तो हम एम्प्रोलियम देते हैं एट 0.012 से लेके 0.025% 5 to 7 डेज देते हैं, और 240 ppm एंड सल्फाक्विनोलॉक्सेनिल 180 ppm कॉम्बिनेशन में देते हैं 3 to 6 डेज। एम्प्रोलियम 125 ppm और
पाबेट 8 ppm और 5 to 7 days हम जो है इसके अंदर कॉम्बिनेशंस में देते हैं। फिर है राइट नेम द 5 एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्रेजेंस इन इंडिया अलॉन्ग विद द रोल। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, पीपल फॉर द एथिक्स ट्रीटमेंट पेटा ऑफ इंडिया एनिमल हो गया, ठीक है। FIAPO फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनिमल एड अनलिमिटेड हो गया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर। ये सारे जो हैं एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में काम करती है और इनका रोल जो है वो हेल्प करना एनिमल्स की और उसके अंदर प्रोटेक्शन देना उनको और एनिमल वेलफेयर के मोटो से ये काम करते हैं। फिर सिनोनिम्स ऑफ हेमरेजिक सेप्टिसिमिया इज़ गलगोटू। तो गलगोटू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो इडिमेटस स्वेलिंग हो जाती है थ्रोट रीजन पे, जो वेंट्रल एस्पेक्ट और नेक, और तो उसके अंदर क्या होता है मार्क डिस्पनिया होता है, ऐसा लगता है उसका गला घुट रहा है। तो मार्क डिस्पनिया ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द ट्रेकिया एंड एनिमल कोलैप्स एंड डाइज। फिर है वाई हाइपर इम्यून सीरम जो है इन्फिल्ट्रेट किया जाता है साइट ऑफ द डॉग बाइट एंड रेबीज। तो हाइपर इम्यून जो ग्लोबुलिन प्रिपेयर हुआ जाता है फ्रॉम द एनिमल हु हैव बीन जो इम्यूनाइज है अगेंस्ट द रेबीज एंड हैव वेरी हाई titers of antibodies to rabies with the passive immunity is provided to the person or animal who exposed to the rabid animal। तो ये हमारे डिफाइन हुई। नेक्स्ट अपन शॉर्ट नोट के बारे में चलते हैं। Start with short note. First, enlist all the diseases caused by Clostridium in animals. Mentioned species of bacterium causing the disease. Also elaborate on the red water disease. तो जो Clostridium tetani है वो प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन जो टिटेनस प्लाज्मा टिटेनोलाइसिन और कॉज करता है टिटेनस जो कि हॉर्स जो मोस्ट ससेप्टेबल है। जो चौवाई है वो टिपिकल Clostridium है, पियर शेप स्पोर्स होते हैं, वो BQ करता है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है 5 टॉक्सिन्स, चौवाई साइटोटॉक्सिन ए, बीटा टॉक्सिन, गामा टॉक्सिन, डेल्टा टॉक्सिन और निरामिडेज जो है ये प्रोड्यूस करता है। फिर अपन बात करें सेप्टिकम की, तो क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम सिट्रॉन शेप्ड होता है, क्लोजली रिजेंबल होता है चौवाई से इन मॉर्फोलॉजी। अल्फा टॉक्सिन इज मेन जो है वायलेंस फैक्टर है, ब्रेक्सिन शीप हो गया, ए ट्रोमेटिक गैस गैंग्रीन और ट्रोमेटिक मैलिग्नेंट एडिमा हो गया कैटल बफेलो शीप गोट हॉर्स पिग में। फिर परफिंजेस टाइप ए जो है वो प्रोड्यूस करता है अल्फा टॉक्सिन जिससे गैस गैंग्रीन ट्रोमेटिक इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। फिर क्लोस्ट्रिडियम टाइप बी जो है परफिंजेस टाइप बी जो है लैम्प डिसेंट्री करता है। क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेस टाइप सी जो है वो स्ट्रक करता है। क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेस टाइप डी जो है एंटेरोटॉक्सीमिया करता है और जो क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेस टाइप बी है वो एंटेरोटॉक्सीमिया करता है। फिर अपन बात करें डिफिसिल के, डिफिसिल जो है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करता है। क्लोस्ट्रिडियम नोवाई टाइप ए जो है अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि निडेमेटस होता है और नेक्रोटाइजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है जिसे बिग हेड डिजीज इन रैम्स होती है। नोवाई टाइप बी जो है वो इन्फेक्शस नेक्रोटिक हेपेटाइटिस या ब्लैक डिजीज करता है। नोवाई टाइप सी जो है ऑलमोस्ट नॉन पैथोजेनिक है। हीमोलाइटिकम जो है वो बीटा टॉक्सिन जो होता है वो लाइपेज सी इज़ अ नेक्रोटिक और हीमोलाइटिक फैक्टर। जो बेसिलर हीमोग्लोबिन यूरिया जो हमारा रेड वाटर है वो किससे होता है? क्लोस्ट्रिडियम हीमोलाइटिक, जो कि बीटा टॉक्सिन जो होता है उसके अंदर क्या होता है फॉस्फोलाइपेज सी होता है और ये फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो आरबीसी का क्या करते हैं डिस्ट्रक्शन करते हैं और हीमोलाइटिक फैक्टर्स होते हैं जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करते हैं और रेड वाटर डिजीज़ कहलाता है। जो यूरिन होता है वो रेड होता है। फिर कोलिनम जो है वो कोयल डिजीज़, बॉटुलिनम टाइप ए, टाइप बी, टाइप C1 ये सारे जो हैं अलग अलग एनिमल्स में करते हैं, ठीक है। फिर अपन स्पेसिफिक रेड वाटर डिजीज़ की बात करते हैं तो इन्फेक्शस डिजीज़ है कैटल और शीप की जो कि कैरेक्टराइज है बाय द राइज इन टेम्परेचर, डिप्रेशन एंड रैपिड हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी, इक्टेरस एंड हेमोरेजेस। ये फेटल डिजीज़ है और डेथ जो होती है वो 24 to 36 आवर्स में हो जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं राइट इन डिटेल अबाउट डायग्नोसिस, थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट ऑफ थिलेरियोसिस इन बोवाइन। तो जो डायग्नोसिस है वो किस किस बेसिस पे कर सकते हैं? तो हम ब्लड स्मीयर बना के कर सकते हैं, थिलेरिया अच्छे से दिख जाता है स्प्लीन के स्मीयर में। फिर ब्लड पिक्चर में आपको एनीमिया मिल जाएगा और जो हीमोग्लोबिन लेवल जो होगा वो दो ग्राम पर 100 ml से भी नीचे चला जाएगा। एरिथ्रोसाइट काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा 1.5 से 2 मिलियन पर क्यूबिक mm और पीसीबी जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा 6-7 से 9% तक। लेजेंस जो होंगे वो आपको जो है विजिबल म्यूकस मेम्ब्रेन पेल हो जाएगी और इसमें 5 नेक्रोटिक अल्सर्स मिलेंगे एम्बोमिज्म में और आप कॉज ब्लू बॉडीज देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंप्रेशन स्मीयर अगर बनाएंगे लिम्फ नोड, लीवर, स्प्लीन का तो आपको इसके अंदर कॉज ब्लू बॉडीज़ मिल जाएंगी। सीरोलॉजी में तो सारे है ही हैं टेस्ट, सैम्पलमेंट फिक्सेशन टेस्ट, कैपिलरी एग्लूटिनेशन टेस्ट, हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट और जो है
कॉन्ग्लूनेटिंग कॉम्प्लीमेंट एब्जॉर्प्शन टेस्ट, अगारजर प्रेसिपिटेशन टेस्ट, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक। अब अपन इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन, ओटीसी, क्लोरटेट्रासाइक्लिन ये सारे यूज़ किए जाते हैं विद सक्सेस। और सिंगल आई अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है, बुपारवाकिनोन, जो कि एट 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, जो कि इफेक्टिव ड्रग है। फिर है हेलोफ्यूजिनोन लैक्टेट एट 1.2 mg पर kg बॉडी वेट ओरली कैन ब्रिंग अबाउट रिकवरी। बेरेनिल हैज़ बीन यूज्ड विद सक्सेस। क्लेक्सोन एट 10 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलरली 2 डोजेज जो लगती है एट 48 आवर इंटरवल्स हैज़ बीन रिपोर्टेड टू गिव एडिक्वेट रिकवरी। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटिंग प्रोसीजर्स ऑफ ट्यूबरकुलिन टेस्ट इन काउ। ठीक है, तो जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है वो इंट्राड्यूरल ट्यूबरकुलिन टेस्ट की बात करें तो वो एलिसिट होता है एलर्जिक कंडीशन में रिजल्टिंग फ्रॉम सेंसिटाइजेशन ऑफ अफेक्टेड एनिमल्स बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ट्यूबरकुलस बेसिलाई। बहुत सिंगल और डबल इंट्राडर्मल टेस्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल की, तो 0.5 ml जो है ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट किया जाता है नेक पे और कॉर्डल फोल्ड एंड द रिएक्शन इज रीड अबाउट बिटवीन 48 to 72 आवर्स फॉलोइंग द इंजेक्शन। जो रिएक्शन होता है उसमें स्वेलिंग और रेडनेस आ जाती है उस 48 to 72 आवर्स में, और मेजरमेंट किया जाता है ठीक है स्लाइड कैलिपर से, या फिर जो टेस्ट जो होता है उसकी कुछ लिमिटेशन है कि स्पेसिफिक नहीं है इतना। और दिस टेस्ट है नॉट रूल आउट द रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लाइक माइकोबैक्टीरियम एवियम, ट्यूबरक्लोसिस और पैराट्यूबरक्लोसिस। ये टेस्ट स्ट्रेस सेंसिटिव है तो ज़्यादातर जो है रिजल्ट जो होते हैं वो अर्ली स्टेजेस या लेटेस्ट स्टेजेस में नहीं मिलते, और जो ऐसे है सीरम साइटोटॉक्सिसिटी लेवल का वो सजेस्टेड है। फिर डबल वाले में क्या करते हैं कि जो मॉडिफाइड है इसमें क्या करते हैं, दिस टेस्ट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय जॉनसन खादर एंड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस इन फील्ड कंडीशन। तो इन इंडिया डबल इंट्राडर्मल टेस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है कैटल में। तो हम इसके अंदर जो है टेस्ट अप्लाई किया जाता है middle third of the neck, about 1 square inch area is shaved from about that area to remove the hairs। फिर हम फोल्ड ऑफ स्किन को प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पे कैलिपर से उसको पहले मेज़र कर लेते हैं। 0.1 ml टोटल डोज जो होता है कंसनट्रेटेड मेमेलियन ट्यूबरकुलिन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है डर्मिस इन द सेंटर ऑफ द क्लिप्ड एरिया, और ये जनरली विल प्रोड्यूस पी लाइक सर्कमस्क्राइब्ड नोड्यूल। ठीक है, ये जो है मटर जितना होता है उस साइज़ का जो है वो नोड्यूल बनाएगा। 2 डोजेज ऑफ ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट की जाती है सेम साइट पर, और जो सेकंड इंजेक्शन होगा उसमें रिएक्शन होगी रेड और मेज़र किया जाता है 72 आवर्स आफ्टर द फर्स्ट इंजेक्शन। तो ये प्रोनाउंस रिएक्शन दे मे बी एलिसिटेड एंड सेकंड इंजेक्शन में नॉट बी नेसेसरी एंड इंक्रीज इन द इंक्रीज फॉर 3 mm और लेस इज टेकन एज नेगेटिव, और अगर 5 mm से ज़्यादा है तो उसे पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये सारे टेस्ट थे। फिर नेक्स्ट है हमारा इलेबरेट अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोलाई बैसिलोसिस इन काव्स। तो जो कोलाई बैसिलोसिस में आपको सबसे पहले गुड हाइजीन और एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना है फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोलाई बैसिलोसिस इन द फार्म, और ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है क्योंकि ओवर क्राउडिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ काफ मोटिलिटी ड्यू टू द कोलाई बैसिलोसिस, और इस दस इट शुड बी अवॉइडेड। और जो है काफ को है should be kept clear and premises should be disinfected। ठीक है, और cow should be allowed to suck colostrum for a week or at least for the first 4 days। Ad libitum milk feeding should be avoided as excess milk will regurgitate in the stomach and thus form the good media for the bacteria to thrive। और जो raised और hand raised calves होते हैं must not be get more than 80% of the body weight of milk for the first 2 weeks। फीडिंग यूटेंसिल्स जो है उसको हमें क्लीन करना है प्रॉपरली। मजल्स जो होते हैं काफ के वो अडेप्ट करना है टू प्रिवेंट लीकिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स और दस अवॉइडिंग चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। मदर को जो है गुड न्यूट्रिशन देना है 10 to 15 डेज प्रायर पार्चुरेशन। 50,000 यूनिट ऑफ विटामिन ए ये आप यूज़ कर सकते हो। काफ्स के अंदर जो है ओटीसी और टेट्रासाइक्लिन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ देना चाहिए। साउस प्रायर टू प्लेसिंग द इन द फैरोइंग क्रेट शुड बी क्लीन विद एंटीसेप्टिक टू मिनिमाइज द जर्म लोड। और प्योरीफाइड बोवाइन गामा ग्लोबुलिन 30 to 50 ग्राम में बी फेड टू डेफिशिएंट काफ, और बेटर डिप्राइव्ड पोर्सन इम्यूनोग्लोबिन में बी फेड टू पिगलेट। अब अपन बात करते हैं राइट एंड क्लिनिकल साइंस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कैनाइन पार्वो वायरल इन्फेक्शन। तो जो कैनाइन पार्वो वायरल इन्फेक्शन है उसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है 2 तरह से फॉर्म में आता है। वो होता है एक तो एंट्राइटिस फॉर्म और एक होता है मायोकार्डाइटिस फॉर्म। जो एंट्राइटिस फॉर्म होता है उसके अंदर टिपिकली जो है बैड केसेस ऑफ हेमरेजिक सेंट्रल एंट्राइटिस। दिस अकर्स इन डॉग्स ऑफ एनी एज बट अपीयर्स इन सीरियस प्रोपोर्शन और इन पप्स।
This is characterized by slight to high rise in temperature in the initial stages of the disease, but gradually जो है वो turn होता है into subnormal level with the advancement of vomition and diarrhea. The animal shows inappetence, refusal of food, and apathic in nature. There is signs of polydipsia, frothy yellow colored vomitus, retching and restlessness. और जो एनिमल है then pass brownish semi solid feces admixed with excess mucus followed by fetid hemorrhagic diarrhea. और जो टेम्परेचर होता है may fluctuate. Leukopenia which commonly occurs in cats is not as distinctive in dogs. As a result, vomition and diarrhea, dehydration and exhaustion occur, or dehydration occurs very quickly due to the fluid and electrolyte loss in serious cases. Death ensues due to the dehydration leading to peripheral circulatory failure. अब है अपन बात करें मायोकार्डाइटिस के, तो पल्स जो 10 वीक्स के यूजुअली होते हैं वो सफ़र करते हैं फ्रॉम दिस फॉर्म. हार्ट मसल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं और अफेक्टेड एनिमल जो है वो मायोकार्डियल फेलियर जो होता है, सर्कुलेटरी फेलियर, उसका साइंस देता है. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है और पल्मोनरी एडिमा भी जो है आर नॉट अनकॉमन. और मोस्ट एनिमल्स डाई ड्यू टू द कार्डियोजेनिक शॉक. और डेथ जो होती है वो ससेप्टेबल डॉग्स होते हैं वो बिटवीन 4 to 8 वीक्स ऑफ एज के होते हैं. तो एनिमल जो होता है क्रोनिक मायोकार्डियल और सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस के साथ सर्वाइव करता है. ट्रीटमेंट में हम उसके अंदर क्या है, हेटेरोलोगस इम्यूनोग्लोबिन में बी गिवन प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन द इनिशियल फेज. देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एज इट इज़ अ वायरस. सो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रेंडर करते हैं, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को रिस्टोर करते हैं और उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं. नॉरफ्लॉक्सासिन, नाइट्रिक एसिड, ये भी प्रूव की गई है इफेक्टिव अगेंस्ट द गैस्ट्रोएंटेराइटिस. फिर हेमरेज जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसमें स्टेरॉयड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे सेफ़ है एनिमल के लिए. और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को H2 ब्लॉक रिसेप्टर ब्लॉकर, सिमिटिडिन, एनिटिडिन, ये भी हेल्पफुल है. और टू प्रिवेंट द डायरिया तो लोपेरामाइड और बिस्मथ सब नाइट्रेट और अदर एस्ट्रिंजेंट प्रिपरेशन में भी गिवन. अ डॉग विद persistent vomition should not be fed with anything for at least for 24 hours. Solid food should be only be given when the diarrhea and vomition subsides. अब कंट्रोल की बात करें तो स्ट्रिक्ट मेजर्स, हाइजीनिक मेजर्स जो अडॉप्ट किया जाना चाहिए इन कैनल वेयर द आउटब्रेक्स आर सेट इन. इन्फेक्टेड एनिमल्स को सेग्रीगेट किया जाना चाहिए फ्रॉम द हेल्दी वन एंड ट्रीटेड. ऑल द एक्सक्रीटा जो है वो प्रॉपरली डिस्पोज किया जाना चाहिए और प्रीमाइसेस जो है वो डिसइंफेक्ट की जानी चाहिए. नेक्स्ट अपन बात करें वैक्सीन टाइप की, तो वैक्सीन जो होती हैं वो होती है इनएक्टिवेटेड हेटेरोलोगस एंटीजन panleukopenia is a concentration as is usual for cats with adjuvant. Vaccines with attenuated live heterologous antigen in the same concentration as usual for cats, or vaccine with inactivated homologous antigen is in specified concentration. Vaccines with attenuated live homologous antigen in the development phase, CPV2 वैक्सीन जो है ये भी होती है. पार्वोसिन करके भी आती है. तो ये सारी वैक्सीनेशन हमें करनी चाहिए. मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, आईवी, कोई सा भी दे सकते हो. ठीक है. 3 मंथ से लेस ये पपी को देना है. 2 इंजेक्शन, फर्स्ट इंजेक्शन 6 to 8 वीक्स में और सेकेंड आफ्टर 12 वीक्स और फिर मोर देन 3 मंथ ऑफ एज का 1 इंजेक्शन लगेगा. फिर है वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ टू बी फॉलोड फॉर द प्रीशियस पेरेंट स्टॉक ऑफ एट एन ऑर्गेनाइज पोल्ट्री फार्म. लेयर के लिए हमें बताना है. तो सबसे पहले अपन बात करें तो जो मैरिक्स डिजीज़ है वो जो है फर्स्ट डे पर लगती है 0.20 ml सबक्यूटेनियस. एंड नेक्स्ट है 7 डे पर रानीखेत डिजीज़ की लसोटा 1 ड्रॉप आई ड्रॉप लगती है. 28 डे पर रानीखेत डिजीज़ की वापस लगती है सेकेंड डोज लसोटा 1 ड्रॉप आई ड्रॉप है. और 70 डे पे रानीखेत की जो है R2B लगती है 0.5 ml IM. और 6 to 10 वीक्स पे फाउल पॉक्सी 0.5 ml IM लगती है. फिर व्हाट अबाउट द कॉमन ऑफेंसेस अगेंस्ट द एनिमल इन इंडिया. तो कॉमन ऑफेंसेस जो है वो सबसे पहला है मिसचीफ, सेकेंड है क्रूएल्टी और थर्ड है बेस्टियलिटी. मिसचीफ इन विच द इंक्लूड किलिंग, पॉइजनिंग और मेमिंग ऑफ एनिमल. पॉइजनिंग इज़ द कॉमनेस्ट मेथड ऑफ मिसचीफ. पॉइजन जो है उसमें बहुत सारे धतूरा लीव्स, एकोटीन, एकोनाइट, रूट्स वगैरह यूज़ की जाती है फॉर पॉइजनिंग. मेमिंग मीन्स मेकिंग एन एनिमल यूजलेस बाय यूज़ ऑफ वायलेंस. तो इसका जो होता है फ्रैक्चर ऑफ बोन, कटिंग टेंडन ऑफ लेग, इंजरी ऑफ टू अडर, टीयरिंग कर देना वैजाइना की और पंचर्ड वुंड. ये सारे जो होते हैं ताकि क्या हो, हार्म द ओनर व्हेन द एनिमल डैमेज द क्रॉप और अदर प्रॉपर्टी. ये जो है ओनर हार्म करते हैं, मतलब जब भी एनिमल डैमेज करता है कोई भी क्रॉप वगैरह तो ये ओनर को हार्म करने के लिए भी ये किया जाता है. मिसचीफ इज़ पनिशेबल.
फिर जो है अंडर द सेक्शन 428 एंड 429 IPC। अब बात करें क्रुएल्टी की, तो ये बीटिंग, ओवरलोडिंग, यूजिंग अ डिजीज एनिमल फॉर वर्क, स्टारवेशन, फोका मेथड एक्सेट्रा पनिशेबल है अंडर द प्रिवेंशन एंड क्रुएल्टी एक्ट 1960। फिर है बेस्टियलिटी, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 377 IPC। सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ पर्सन, जो कार्नल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एन एनिमल अगेंस्ट द नेचर। दिस टाइप ऑफ क्राइम फाउंड इन द इंडिया ड्यू टू द सम रीजन, common belief among the illiterate people that intercourse with the female with the animal will prevent the gonorrhea. फिर next is the what are the functions and objective of IAEC. So IAEC is to help in functions are to put up the effort towards the IAEC's goal being fulfilled. So ensuring that animals are handled professionally and systematically during and after the test in order to minimize their suffering. Before the start of study, all forms of protocol for research involving a small animal experiment should be examined and approved. Recommended and submit large animal experiments ideas to CPCSCA for approval in the appropriate manner. Should be keep an eye on the research both throughout and after the study is over. To acquire monthly reports on research and to visit the institution housing of animal used for tests, to make sure that all legal criteria, rules, regulations, guidelines are being followed. What are the compositions? So there are 8 members. For institutional members, 2 are from scientists from different biological discipline. One is biological scientist, one is veterinarian who involved in the care of animal, one scientist in charge in animal specialty of established concern. And CPCSCA nominated members is the main nominee and link nominee scientist from outside of the institute and the socially aware scientist. Next is the major question. First is write and detail about the following aspects of infectious bovine rhinotracheitis: etiology, epidemiology, clinical findings, diagnosis, differential diagnosis, and treatment and prevention and control. Now, infectious bovine rhinotracheitis, it is also known as red nose, necrotic rhinitis, bovine herpes virus 1 infection. It is an acute, highly contagious disease of cattle and buffaloes characterized by fever, rhinotracheitis, conjunctivitis, encephalitis, abortion, pustular vulvovaginitis. So etiology, the disease is caused by bovine herpes virus 1 alpha herpes virus, which is a double stranded DNA virus belonging to the family Herpes viridae. The strains with different tissues, affinities and antigenicity are responsible for causing the different forms of the disease. Using DNA restriction, endonucleases and polyacrylamide gel electrophoresis page, antigenic difference of isolates from different clinical syndromes are being be compared, and 5 major biotypes have been defined: transportation, parturition, housing in winter, use of immunosuppressive drugs. Cortisones are the most important precipitating causes. The virulence of the virus and or its host tissue specificity changes due to the unknown factor. Now talk about the epidemiology. So respiratory form is less common in range animal than the vendor form, and the outbreak of IVR in India is also very much. So the major economic importance as it causes the losses due to the abortion, infertility, and the BHV1 to become latent following a primary outbreak and even after vaccination with the attenuated strain. Now let's talk about the clinical findings. So the incubation period is of 10 to 20 days. The clinical signs and severity depends upon the route of exposure, strain of the virus, age of the animal, environment factor. In endemic areas, dry dairy cattle shows a mild form, whereas a severe form can occur in feedlot cattle where crowding or crow mixing from several sources is possible to occur. In serious outbreaks, sudden onset anorexia, fever, mucopurulent nasal discharge, foci of necrosis, or ulcers of nasal mucosa just inside the external layers, profuse lacrimation, moderate to severe coughing, respiratory distress can be seen. The characteristic dry, cracked muzzle which easily peels off can be observed in 2 to 6 months old calves. Keratoconjunctivitis, photophobia, and corneal opacity occur. And encephalitis form occurs and marked by the incoordination, excitement alternating with depression, salivation, bellowing, convulsions, blindness, high motility. In newborn calves, systemic illness develop within the first weeks of life and disease is highly fatal. Sudden anorexia, fever, profuse salivation, rhinitis with conjunctivitis,
are seen. Now the necropsy finding, you will find the in respiratory form inflammatory and necrotic lesions are seen in nasal cavity and air passage. Diffuse denudation of epithelium in upper trachea, fibrinopurulent exudate, edematous or swollen lymph nodes of throat and neck regions are commonly seen. Lungs may reveal emphysema and pneumonia, and in bronchopneumonia with milk-like material in trachea is also seen, and pustular lesions on mucosa of vulva and vagina. Now diagnosis, there will be acutely developing rhinotracheitis characterized by intense hyperemia of the nasal cavity. So that's why it is called red nose. And the conjunctivitis, oculonasal discharges, leukopenia, there is decrease in the level of zinc and increase in the copper in affected cases. Monoclonal antibody is also superior to the virus isolation for the diagnosis, and all the serological tests can be performed. What are the treatment? So treatment will be affected animals should be isolated and broad spectrum antibiotic use should be administered to prevent the complications like bronchopneumonia. Young cows may be supported by parenteral fluid and electrolyte. Levamisole and verapamil prevent some of the virus-induced responses in the experimental studies, and such may be of medicinal value in preventing development of secondary bacterial pneumonia apart from being immunomodulator drugs. Prevention and control. Unpredictable occurrence and enormous economic loss warrant the control of disease in the herd or area basis. The vaccine can be given to cows at 4 to 6 months of age in colostrum-derived immunity veins and also prevent abortion. Modified live virus vaccine and activated vaccines are used. Modified live virus vaccines derived from bovine fetal kidney tissue culture are meant for intramuscular use, and those derived from the rabbit tissue culture are used intranasal vaccines. So both vaccines are produced. So IBR intramuscular vaccine, modified live IBRV intranasal vaccine is available. It is given at 3 to 10 weeks of age, 2 drops per nostrils, and French inactivated IFA-VAX IBR vaccine is used subcut twice at 30 days interval and given 7.5 months of pregnancy. BioVac is also available. So these all are the prevention and control. Now the next is discuss the epidemiology, clinical sign, diagnosis, treatment and control of bovine leptospirosis. Each part carries 3 marks. So let's discuss about the leptospirosis. So it is the Weil's disease, also known as Weil's disease, infectious jaundice, canine typhus, Stuttgart disease, rice field workers disease, sugarcane worker disease. So it is also called as canine typhus. So leptospirosis is a febrile disease characterized by the various clinical manifestations with fever, hemolytic anemia, hemoglobinuria, interstitial nephritis. It is a zoonotic importance caused by Leptospira interrogans, Biflexa and Pomona. So epidemiology, Adolf will firstly describe that why it is called Weil's disease, और ये तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में काफ़ी में देखने को मिले। काउस और लैम्स जो होते हैं वो हाईली ससेप्टेबल होते हैं ये लेप्टोस्पाइरल इन्फेक्शन से, और ये ज़्यादातर सेप्टिसिमिक फॉर्म प्रोड्यूस करता है। पैसिव ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी टू द न्यूबॉर्न, ये भी बहुत कॉमन है 2 to 6 मंथ्स में। लेप्टोस्पायरा जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड जूनोसिस है अकरिंग इन द टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़। कैटल में मोर्टिलिटी लो है, मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, और अप टू 30% जो है इसकी वो है मॉर्बिडिटी। और अबॉर्शन और लॉस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आर मेजर कॉज ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस। एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ऑफ कैटल अप टू 4 to 5 वीक्स। और यूरिन जो होती है वो इसका चीफ सोर्स होता है कंटेमिनेशन का, बिकॉज पिग्स इवन आफ्टर क्लिनिकल रिकवरी में पास ऑर्गेनिज्म इन द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम। Sheep do not appear to be ready source of infection for other species. Disease is more common in areas where climate is warm, humid and soils are alkaline with abundance of surface water. Intensive agriculture जो प्रैक्टिस होती है वहाँ पे इनके अंदर कैटल डॉग्स, ये हॉर्सेज, वो सारे मेन होस्ट की तरह काम करते हैं। यूरिन जो होता है यूट्राइन डिस्चार्जेज होता है बॉटेड फीटसेज एंड अदर इन्फेक्टेड और कैरियर एनिमल्स। ग्रेजिंग एनिमल्स जनरली गेट इन्फेक्टेड थ्रू द कंटेमिनेटेड पास्चर एंड सॉइल्स। In human beings, certain occupational groups are risk, particularly dairy farmers. Attendants should through infected urine shed during the milking, and abattoir workers and butchers through direct contact with infected carcass or organs. Leptospirosis have been demonstrated in the semen from cattle and pigs, और जो artificial insemination के द्वारा ट्रांसमिट होता है, and transplacental spread which is common in rodents and farm animals may cause abortion and the birth of dead or weak offspring. Leptospiras enter करते हैं through scarification of the skin
और कॉन्टैक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई, नोज, माउथ ऑल्सो। और जो देयर आर रिपोर्ट्स रिगार्डिंग रोल ऑफ rodents एज द कैरियर ऑफ द एनिमल एंड इंसेक्ट्स वेक्टर लाइक टिक्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। सेवरिटी ऑफ इलनेस जो है डिपेंड करती है कि सीरोटाइप कौन सा और होस्ट ससेप्टिबिलिटी पे। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उससे जो है वो उसके अंदर जो है ये टिश्यूज से स्प्रेड होता है और देयर इज़ नो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एट द साइट ऑफ एंट्री। बैक्टीरियल पेनिट्रेशन थ्रू द टिश्यूज मे बी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लेप्टोस्पाइरा और मे बी ड्यू टू द हाइड्रोनिडेज। और वहाँ पे जो है वेस्कुलर डैमेज करता है और एंडोथेलियम को, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज परमेबिलिटी, हेमोरेजिक डायस्थेसिस और डिमिनिश ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज। और ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फेक्शियस देयर इज़ अ मार्क ग्लूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इंक्रीज होता है इन ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन। और जो सेप्टिसीमिया फेज़ है वो किससे कैरेक्टराइज होती है? बाय फीवर, वाइड रेंज ऑफ सिस्टेमिक साइंस और एक्सक्रीशन ऑफ द लेप्टोस्पायर्स इन milk of lactating animals. Bacteremia ceases after the circulating antibodies, which is known as second immune phase. Leptospira reach the kidney by hematogenic route to cause glomerular injury और damage करता है to the peritubular capillaries before migrating through the interstitial or renal tubules. Renal failure in acute leptospirosis result partly from tubular necrosis due to the either leptospiral toxic effects और hypoxemia। जो प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी जो है इसके अंदर चेंजेस होता है किडनी में, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं और डॉग्स ड्यू टू द इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ लेप्टोस्पायरा अकर्स इन 1 week आफ्टर द ऑनसेट ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अब जो सेलुलर हेपेटिक डैमेज होता है रिजल्ट्स इन द सेंट्री लोबुलर नेक्रोसिस विद द प्रोलिफरेशन ऑफ द कफर सेल्स। जॉन्डिस इज cholestatic type due to the hepatic changes rather than the hemolysis. Leptospires are also found in the CSF in the first week of the infection but disappear when the serum antibody appear। अब जब बात करें अबॉर्शन भी इसके अंदर होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है। तो सिम्टम्स जो होते हैं डिजीज़ के डिपेंड करता है अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीवर, किडनी, लंग्स एंड आइज एंड राइज इन टेम्परेचर, एनोरेक्सिया, मिल्क के अंदर लॉस होना, हेमोलाइटिक जॉन्डिस विद हीमोग्लोबिन यूरिया एंड एनीमिया, ये भी सीन होता है। नॉन इन्फ्लामेटरी टाइप ऑफ मेस्टाइटिस जो है डेवलप इन द मिल्क कैटल। और क्रोनिक केसेस में अबॉर्शन और बर्थ जो होता है वीक काफ भी रिजल्ट हो सकता है। इन कैटल और बफेलो इन एक्यूट फॉर्म द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन इज सडन विद राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर और अकम्पेन्ड विद द पार्चुरेशन एंड एनोरेक्सिया। हीमोग्लोबिन यूरिया ये भी होता है। अब बात करें इसके अंदर डायग्नोसिस का, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना है कि इसमें मैट टेस्ट होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, जो कि वाइडली यूटिलाइज टेस्ट है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लेप्टोस्पायरल इन्फेक्शन वेयर द लेप्टोस्पायरल सेल्स जो होते हैं आर यूज्ड एज एंटीजन। अ टाइटर ऑफ 1:100 और अबव इंडिकेट द प्रेजेंट और पास्ट इन्फेक्शन। और जो टेस्ट है वो सेंसिटिव है और क्वाइट स्पेसिफिक है। However, its use is rather limited in various laboratories owing to the problems related to the maintenance of Leptospira strain। अब बात करें एलिजा भी कर सकते हैं और दूसरे जो है लेप्टोस्पायरा जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो होता है इम्यूनो पेरोक्सीडेज टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। ट्रीटमेंट की बात करें तो एफर्ट शुड बी मेड टू कंट्रोल द इन्फेक्शन बिफोर इरिपेरेबल डैमेज टू द लिवर और किडनी। और ड्रग्स जो होती हैं लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन 12 mg पर kg बॉडी वेट IM या पेनिसिलिन 44,000 IU पर kg बॉडी वेट IM ये यूज़ कर सकते हैं। और हीमोलाइटिक एनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू कंट्रोल द शेडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन यूरिन ऑफ कैरियर एनिमल। और द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड एंटीबायोटिक्स, corticosteroids as supportive treatment useful in the elimination of urea। आई इन्फेक्शन होता है हॉर्सेस के अंदर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एट्रोपिन ऑइंटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं फेल हो जाती हैं टू यूज रिजल्ट्स। फिर अपन बात करें पिग्स के अंदर तो फीडिंग कराते हैं, एंटीबायोटिक प्रोवाइड एन ईजी अप्रोच टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ट्रीटमेंट। और जो है ये सस्पेक्टेड काउस में भी करा सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ cruelty or to Animal Act 1960 citing its objective, relevant provision, meaning of cruelty, regulation of experimentation, various penalties and punishments and powers and under the act। तो सबसे पहले बात करें तो क्रुएल्टी जो होती है वो एनिमल के अंदर मेमिंग और जो भी जो एडवर्स कंडीशन जो होती है एनिमल के प्रति उसे हम क्रुएल्टी में जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग टू ऑन एनिमल्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एंड द एनिमल।
ठीक है। तो इसमें जो है कुछ चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहला चैप्टर होता है वो प्रिलिमिनरी होता है, जिसमें सारा कुछ जो है वो थॉरली जो है इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे उसका एक ब्रीफिंग होती है। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट जो है इसे बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। ठीक है। अब बात करें इसका डेफिनेशन की, तो एनिमल की, कोड की, कैपिटिव एनिमल की, इसमें सबकी अपनी अपनी एक डेफिनेशन होती है, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि इस्टेब्लिश हुआ था इसके तहत फॉर द प्रमोशन ऑफ एनिमल वेलफेयर जनरली एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनिमल फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन और सफरिंग इन पर्टिकुलर। ठीक है। और जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है। अब अपन बात करते हैं इसके ऑफेंसेस की और पेनल्टीज़ की। तो ऑफेंसेस जैसे ट्रीटिंग एनिमल क्रूरली, तो इसमें पेनल्टी है इम्प्रिजमेंट और 10 रुपये से 50 रुपये तक का फ़ाइन है ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, और नेक्स्ट बार हुआ तो पनिशमेंट 1 ईयर से प्लस 25 से 100 जो है ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। देयर में भी टाइम टू टाइम रिविजन इन द पनिशमेंट। रिसेंट रिविजन हो गया है 2 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट प्लस 25,000 का फर्स्ट कन्विक्शन, और नेक्स्ट में जो है 3 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट और 1 लाख का सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। परफॉर्मिंग द ऑपरेशन लाइक फोका और धूमदेव, एनी काउ और एनी अदर मिल्क एनिमल और द ऑपरेशन टू इम्प्रूव द लैक्टेशन विच इज़ इंजीरियस टू द हेल्थ ऑफ एनिमल। तो इम्प्रिजमेंट है 2 ईयर्स का और फाइन है अप टू 1000 और बोथ। फिर बात करें हमारा नॉट compiling the rules made by the CPC, SCA or institution carrying the experiment on animal, it is punishable with the prohibiting person or institution carrying out any such experiments either of a specified period. Contravention of any order made by committee or breach of the condition imposed by the committee, तो punishable है fine up to 200।